स्पेस में भारत की एक और बड़ी जीत, सूर्ययान हुआ लॉन्च। चांद के बाद अब सूरज पर गूंजेगा भारत की जय जयकार का नारा। सिर्फ 10 दिन के अंदर इसरो ने रच दिया एक और नया इतिहास। लेकिन अब आगे सूर्ययान का सफर कैसा होगा, ये सूर्य तक कैसे पहुंचेगा और इस मिशन का भारत के लिए क्या महत्व है, ये सब कुछ हम आज आपको हमारी इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज से 15 साल पहले साल 2008 में जब चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च हुआ तो वो इसरो और पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि वो भारत के तरफ से चांद पर भेजा गया इतिहास का पहला मिशन था। सेम वैसा ही मोमेंट इसरो ने हमें एक बार फिर से सेलिब्रेट करने के लिए दिया है, क्योंकि भारत का पहला सोलर मिशन, भारत का सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। जैसा कि इसरो का प्लान था कि ये मिशन आज 2 सितंबर के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया। और हमेशा की तरह इस बार भी इसरो ने अपने ऑफिशियल चैनल्स और फेसबुक पेज पर लॉन्च इवेंट की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग की, जिससे करोड़ों लोगों ने देखा और ये वो इस लॉन्च के गवाह बने। इस मिशन को इसरो ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C-57 से लॉन्च किया, जिसमें PSLV एक्सेल रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए इसरो ने LV-M3-M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया था, जो भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट है और इसलिए इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सूर्ययान को इस रॉकेट से लॉन्च क्यों नहीं किया गया। असल में दोस्तों, इसका कारण ये है कि आदित्य L1 के लिए इतने पावरफुल रॉकेट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका वजन चंद्रयान 3 की तुलना में तकरीबन 3 गुना कम है। जहां चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलो था, तो वहीं आदित्य L1 का टोटल लॉन्च मास सिर्फ 1475 किलो है और इसमें पेलोड का वजन तो सिर्फ 244 किलो ही है। इस वजन के स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए PSLV एक्सेल रॉकेट ही काफी है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1750 किलो तक के पेलोड को स्पेस में पहुंचाने की है। वैसे वजन के अलावा इस मिशन का बजट भी चंद्रयान 3 से काफी कम है। दरअसल चंद्रयान 3 का बजट 650 करोड़ रुपए था, जबकि सूर्ययान में इसरो ने सिर्फ 400 करोड़ रुपए ही खर्च किए। अब ऐसा क्यों और इस मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे इस सूर्ययान के लिए आगे का सफर अब कैसा होने वाला है और ये अपनी मंजिल यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 तक कैसे पहुंचेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये लैग्रेंज पॉइंट 1 होता क्या है। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो किसी भी 2 गुरुत्वाकर्षण पिंडों के बीच एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद स्पेसक्राफ्ट को दोनों में से कोई भी पिंड अपनी तरफ आकर्षित ना करे या कहीं अपनी तरफ नहीं खींचे, ऐसी जगह को लैग्रेंज पॉइंट 1 कहा जाता है। ये पॉइंट स्पेस के फ्री पार्किंग स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं, जहां कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट जितने समय तक चाहे रह सकता है। जिसके अलावा इस पॉइंट पर पहुंचने का एक और फायदा ये भी है कि यहाँ स्पेसक्राफ्ट और सूर्य के बीच कोई बाधा, जैसे कि सौरमंडल का कोई दूसरा ग्रह या फिर ग्रह की परछाई नहीं आएगी और वैज्ञानिक जितना समय तक चाहें बिना किसी रुकावट के सूर्य का अध्ययन कर पाएंगे। अब पृथ्वी और सूर्य की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 से लेकर लैग्रेंज पॉइंट 5 तक टोटल 5 पॉइंट्स हैं, जिन्हें शॉर्ट में L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। हमारे आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 पॉइंट पर पहुंचना है, इसलिए हमने इसके नाम में भी L1 शब्द को शामिल किया है। यह पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने में इसे तकरीबन 4 महीने का समय लग जाएगा। अभी की बात करें तो लॉन्च होने के कुछ ही मिनट बाद आदित्य L1 पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर स्पेस में पहुंच गया था और फिलहाल ये पृथ्वी के एक लोअर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है।
प्लान के अनुसार ये पृथ्वी के कुल 4 ऑर्बिट करेगा, जिसमें हर एक चक्कर पूरा होने के बाद अगले ऑर्बिट का आकार बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऑर्बिट करते हुए आदित्य L1 पृथ्वी से दूर चला जाएगा। इसके बाद जैसे ही इसका चौथा ऑर्बिट पूरा होगा, इसरो वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके इसे एक बूस्ट देंगे और ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी SOI से बाहर निकल जाएगा। आपको बता दें कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो क्षेत्र है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूसरी किसी सेलेस्टियल बॉडी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए इससे निकलना बहुत जरूरी है। तो इस तरह SOI से निकलने के बाद हमारा आदित्य L1 अपने लक्ष्य L1 पॉइंट की तरफ एक सीधे रास्ते पर बढ़ जाएगा। इस रास्ते को क्रूज फेज नाम दिया गया है और यही इस मिशन का सबसे लंबा रास्ता होने वाला है। इसे तय करने के बाद आदित्य L1 यान को L1 पॉइंट के चारों तरफ घूमने वाले एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा और यहीं से फिर इसका असली काम शुरू होगा, जो है सूर्य को ऑब्जर्व करना। देखिए दोस्तों, ये मिशन इसरो के पिछले सभी मिशंस से बिल्कुल अलग है। इसमें ना तो कोई लैंडर है और ना ही रोवर। आदित्य L1 एक तरह से ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट है जिसका काम दूर से ही सूर्य का अध्ययन करना है और देखा जाए तो इस मिशन को करने का इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि सूर्य की बाहरी तापमान 5600 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ऐसे में यहाँ लैंड करना तो भूल ही जाइए, इसके ज्यादा करीब जाना भी मुमकिन नहीं है। और क्योंकि भारत का पहला सूर्य मिशन है ये, तो हमारे स्पेस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा साइंस और मानवता की दृष्टि से भी इस मिशन की महत्वता काफी ज्यादा है, क्योंकि आदित्य L1 इस मिशन में सूर्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य सुलझाने वाला है जिनके जवाब वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से ढूंढ रहे हैं। दरअसल इस मिशन का उद्देश्य सूर्य और इसकी एक्टिविटीज को बेहतर ढंग से समझना है, जिसमें सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना कैसे बनती और बदलती है, ये इतनी गर्म कैसे होती है, इसमें विस्फोट क्यों होते हैं, सूर्य के चारों तरफ मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स स्पेस को कैसे प्रभावित करते हैं, सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है और सोलर विंड कब, कैसे और क्यों बनती है। इन सब सवालों के जवाब खोजना शामिल है ताकि हम सूर्य की वजह से स्पेस वेदर में होने वाले प्रभाव को समझकर उससे होने वाले नुकसान से खुद को बचा सकें। आप में से काफी सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि जिस तरह हमारे वायुमंडल के अंदर पृथ्वी का अपना एक वेदर सिस्टम चलता है, ठीक वैसे ही वायुमंडल के बाहर स्पेस का भी अपना एक वेदर सिस्टम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी का वेदर सिस्टम हमारी निजी जिंदगी, जैसे हमारे कहीं आने जाने, फसल उगाने और हमारी हेल्थ वगैरह को प्रभावित करता है, वहीं स्पेस वेदर का प्रभाव अंतरिक्ष यान, संचार प्रणाली, सैटेलाइट, रेडियो सिग्नल्स और पावर ग्रिड जैसी चीजों पर पड़ता है, जिससे हमारा काफी नुकसान होता है। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य यही है कि सूर्य के बारे में जितना हो सके जानकारी इकट्ठा करके स्पेस वेदर में होने वाले नुकसान से खुद को बचाया जा सके। इस काम को करने के लिए आदित्य L1 अपने साथ कुल 7 पेलोड्स यानी 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गया है, जिनके नाम विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लोअर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य और एडवांस ट्राई एक्सिकल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर है। इसरो के अनुसार इसमें शुरुआत के 4 VLC, स्यूट, सोलेक्स और हेलोएस रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं, जिसका मतलब है कि ये दूर से ही सूर्य का अध्ययन करेंगे, जबकि लास्ट के 3 एपेक्सिस, पेपा और एथ्रोडिम इन सीटू पेलोड्स हैं, जो सूर्य या कहें सूर्य से निकलने वाले फ्लेयर्स और पार्टिकल से सीधा संपर्क में आकर उनकी स्टडी करेंगे। इस मिशन की अवधि 5 साल 3 महीने रखी गई है, यानी आने वाले 5 सालों तक हमारा आदित्य L1 सूर्य को स्टडी करेगा। दोस्तों, भारत का ये सूर्ययान अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चला है। हमें पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान की तरह ही ये सफल मिशन रहेगा और स्पेस सेक्टर में भारत को और भी ऊंचा मुकाम दिलाएगा।
वैसे आप लोगों ने आदित्य L1 का लॉन्च इवेंट लाइव देखा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना।